नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अब से कुछ ही देर बाद, लगभग 1 घंटे बाद, 1 घंटे 2 मिनट लगा लीजिए, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना चौथा बजट पेश करने वाली हैं। और ये जो बजट आ रहा है, ये ऐसे वक्त में आ रहा है कि पिछले 2 साल से हम एक संकट, संक्रमण, आफत, आपातकाल में जी रहे हैं। कोरोना की मार झेल रहे हैं। अर्थव्यवस्था पटरी से उतरी, वापस आ रही है, लेकिन इसके दौड़ने की जरूरत है। एक रफ्तार, एक गति देने की जरूरत है। तो इसीलिए यह बजट बहुत अहम हो जाता है। अर्थव्यवस्था को संबल कैसे दिया जाएगा? आम आदमी परेशान है, कॉरपोरेट जगत भी परेशान है। शेयर बाजार दौड़ता रहता है। एक सिल्वर लाइनिंग अगर आप कहेंगे पिछले साल भर में, वो है शेयर बाजार, जो लगातार ऊंचाइयों पर ऊंचाइयां छूता जा रहा है। लेकिन शेयर बाजार कोई पैमाना नहीं होता है अर्थव्यवस्था का। यह मेरा मानना पहले भी था और आज भी है। कॉरपोरेट जगत को दरकार है राहत की और पैसे की, कुछ इंसेंटिव्स की। तो जो नौकरी पेशा लोग हैं, और ये हर साल की एक हमारी परंपरा बन गई है, अरे इनकम टैक्स में क्या छूट मिलेगी, क्या छूट मिलेगी, क्या छूट मिलेगी। माहौल हम बनाते रहते हैं, मिलता कुछ नहीं है। और इस बार भी मैं पेसिमिस्टिक नहीं साउंड कर रहा हूं, लेकिन जो हालात है, माली हालत जो है देश की, उसमें इनकम टैक्स पे करने वालों को राहत मिलने की उम्मीद ना के बराबर है। एक्सपर्ट्स इस पर और अपनी राय देंगे। अभी हमारी जीएसटी कलेक्शंस पिछले 3-4 महीने से बढ़ने लगी। यह अच्छी बात है, यह अच्छी खबर है। कल इसका जिक्र आर्थिक सर्वेक्षण में भी किया गया। अब 8 से 8.5% की विकास दर का लक्ष्य रखा गया है। पिछली दफा यह लक्ष्य 11% था। हमने विकास दर 9.2% की। इसमें बेस ईयर का भी खेल होता है, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। बेरोजगारी की मार आम आदमी झेल रहा है। 97% लोग ये कहते हैं, CMIE का आंकड़ा है। 55% तो कहते हैं आमदनी घट गई। 42% कहते हैं जस की तस है। यानी कि महंगाई को अगर हम फैक्टर इन कर लें, 97% लोग कह रहे हैं पहले से हम कम कमा रहे थे। तो उनकी जेब में पैसा कैसे आएगा? यह एक चुनौती है आज की तारीख में निर्मला सीतारमण के लिए। इसके अलावा चुनाव भी हो रहे हैं, और एक पुरानी कहावत है, गुड पॉलिटिक्स इज बैड इकोनॉमिक्स एंड गुड इकोनॉमिक्स इज बैड पॉलिटिक्स। यानी कि राजनीति और अर्थशास्त्र का मेल, ये 36 का आंकड़ा होता है। राजनीतिक फायदा करेंगे तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है। अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश करेंगे तो राजनीतिक फायदा नहीं मिलता है। और आज इंडियन एक्सप्रेस के कार्टूनिस्ट हैं, सबसे बेहतरीन कार्टूनिस्ट है इस वक्त देश में, उन्नी साहब। उन्होंने बहुत ही अच्छा आज कार्टून छापा है, उपयोगी बजट। अब उपयोगी समझिए, यूपी और फिर योगी। तो ये बजट देखिए, राजेश मुस्कुरा रहे हैं यहां पर। बीजेपी के राजेश शर्मा मेरे साथ हैं स्टूडियो में, मुस्कुराने लगे कि ये उपयोगी बजट होगा क्या? तो गुड पॉलिटिक्स होगी तो बैड इकोनॉमिक्स हो सकती है क्या? ये तमाम सवाल हैं। अभी पिटारा खुल जाएगा, और ये पिटारे भी बदलते रहते हैं। पहले ब्रीफ केस होता था लाल रंग का, उसके बाद लाल रंग की पोटली भी आई। लेकिन जैसे ही पोटली अवतरित हुई, कोरोना काल आ गया था, तो पोटली को दरकिनार कर दिया गया। अब टैब आ गया है, तो टैब लेकर निर्मला सीतारमण अब जो उनका मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय, उससे बाहर आते हुए अब वो जाएंगी संसद भवन भी।
और बजट से पहले वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने क्या कुछ कहा, क्या कुछ उम्मीदें बंधाई, उस पर भी एक नजर। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ताकतवर महिलाओं में से एक आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के नेतृत्व में देश के सभी सेक्टर के लोगों को भावनाओं को ध्यान में रखते हुए एक सर्वसमावेशी बजट आने वाला है, जिससे निश्चित तौर से देश के लोगों का कल्याण होगा और देश भी आगे बढ़ेगा। समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखा गया है, निश्चित तौर से थोड़ा इंतजार करिए। तो सभी वर्गों पर ध्यान रखा गया है, ये भरोसा जताते हुए वित्त राज्य मंत्री। लेकिन ये तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं, ये वित्त मंत्रालय के बाहर की तस्वीरें, नॉर्थ ब्लॉक के बाहर की तस्वीरें। वहां मौजूद है मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी, कुमार गौरव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और उपयोगी बजट की जो मैंने चर्चा की, जो मैंने जिक्र किया, उस पर नजर बनाए हुए हैं अमेठी से मेरे सहयोगी राजीव रंजन। स्टूडियो में बीजेपी के राजेश शर्मा भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, अब जो रस्म होती है, जो परंपरा होती है, पहले ब्रीफ केस दिखाया जाता था, फिर पोटली दिखाई जाने लगी, आजकल टैब दिखाया जा रहा है, फोटो ऑप हो गया है। अब इसके बाद आगे का कार्यक्रम क्या है? संदीप, देखिए, यहां से फिर संसद भवन पहुंचेंगे वित्त मंत्री और उनकी पूरी टीम, और यहां भी वो फोटो ऑप होता है। जिसके बाद एक कैबिनेट होती है, वो भी हर बार रस्मी आपने जैसे बताई, और उस कैबिनेट में पास किया जाता है बजट को, और फिर 11 बजे अपना बजट भाषण पढ़ना शुरू करती हैं निर्मला सीतारमण। मोदी 2.0 का ही चौथा बजट निर्मला सीतारमण जब पेश करेंगी, तो जाहिर है कि आपने जैसा बताया कि गुड पॉलिटिक्स और इकोनॉमी का जो तालमेल है वो बनता नहीं है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी में बहुत से चाणक्य हैं, कहा यह जाता है, और चाणक्य का अर्थशास्त्र है जो कि राजनीति से ही जुड़ा हुआ है और नाम उसका अर्थशास्त्र है। तो देखना यह पड़ेगा कि राजनीति और जो अर्थव्यवस्था है उसको कैसे संतुलित करते हैं, ऐसे में जबकि उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव सामने हैं। संदीप, बिल्कुल। और साथ ही साथ जो आर्थिक सर्वेक्षण ने संजीव हमें जो इशारा दिया है, काफी कुछ संकेत मिलते हैं। अब उसे कांग्रेस और पी चिदम्बरम कहते रहे सेल्फ कांग्रेचुलेटरी असेसमेंट कर रहे हैं, वो तो राजनीति की बात हुई। लेकिन जो मोटी तस्वीर सामने आ रही है, अच्छी खबर यह है टैक्स कलेक्शंस बढ़ रहे हैं। तो पैसे की कमी, जो किल्लत महसूस सरकार कर रही थी, सरकार के पास भी कोई अलादीन का चिराग नहीं होता है, तो वो थोड़ी सी कम हुई है। लेकिन अगर हम फेडरल बैंक की बात करें, फेडरल रिजर्व की बात करें अमेरिका में, अब वो लिक्विडिटी कम करने पर जोर देते दिख रहे हैं। मार्च में इसकी घोषणा हो सकती है। तो स्क्वीजिंग ऑफ फंड्स क्या एक बड़ी दिक्कत आएगी? सरकार के सामने भी ये दिक्कत है। इसके बारे में कुछ हमें संकेत मिल रहा है कि किस तरह से पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाना, खर्च ज्यादा करना पड़ेगा ना। सिर्फ डिमांड की प्रॉब्लम नहीं है, सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स भी हैं, और जो इनपुट कॉस्ट है वो लगातार बढ़ रही है। देखिए संदीप, अब जबकि एक इकोनॉमिक सर्वे के जरिए हमारे पास एक रोजी पिक्चर सामने आई, एक तस्वीर ऐसी बनाने की कोशिश की गई जिसमें विकास दर बहुत बढ़िया रहने जा रहा है, तो जो ग्रोथ पाथ है, विकास का जो रास्ता है, उसे सरकार छोड़ना नहीं चाहेगी। अब देखिए, चुनावी बात आप करते हैं और विकास का रास्ता न छोड़ें, ये दोनों परस्पर जो है बहुत सहयोगी बातें नहीं हैं, लेकिन मजबूरी है सरकार की। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो खबरें हम तक छन के पहुंची हैं, उसमें कोशिश कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाए रखने की है। क्योंकि देखिए, इस सरकार को खास तौर पर इस बात के लिए श्रेय मिला है, सड़कें बनवाया, बहुत से कंस्ट्रक्शन करवाया, और ये उनके फेवर में जा रही है बात। तो हम रोड, पोर्ट, इस तरह के खर्चों पर बहुत ज्यादा तवज्जो देगी सरकार, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, ये तो अपने आप में तय माना जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ आप देखिए, चुनावी साल है, तो चुनावी साल में जो प्रो पीपल मेजर्स होते हैं, और उसमें खास तौर पर फूड और फर्टिलाइजर सब्सिडी, इसकी बात सबसे ज्यादा की जा रही है। और ऐसे में नाम
लेना चाहूंगा संदीप की जो अभी फूड सब्सिडी मिल रहा है और पिछले 2 सालों से 31 मार्च तक कंटिन्यू है, जो प्रधानमंत्री की योजना है अन्न योजना, वो जारी रहने के संकेत और उसके लिए एलोकेशन होगा। इसके अलावा कहा यह जा रहा है कि किसानों को एक नई डील दी जा सकती है संदीप, यानी कि किसान जो कि पिछले कुछ समय से नाराज सरकार से बताया जाता है चल रहे थे, कानून वापस ले लिए गए हैं, तो ऐसे में उनके लिए क्या किया जाएगा। तो कहा यह जा रहा है कि किसान सम्मान निधि ये जो 6,000 भी मिलता है इसे बढ़ाकर 9,000 किया जा सकता है, ऐसी कुछ बातें सामने आ रही हैं। यानी कि अगर 3,000 बढ़ता है तो प्रति माह अभी जो 500 रुपए मिलते हैं वो 750 रुपए मिलने लगेंगे, ये बात कही जा रही है। इसके अलावा आपने देखा वैक्सीन को लेकर के पिछली बजट में खूब एलोकेशन किया गया था हेल्थ सेक्टर पर। हेल्थ सेक्टर एक किरकिरी की वजह भी है, तो क्या सरकार के पास इतनी एल्बो रूम रहती है कि क्या वो इस बार फिर से कुछ ज्यादा एलोकेट करे, ऐसे में जबकि वैक्सीन के ऊपर बहुत ज्यादा एलोकेशन की इस बार जरूरत नहीं है, तो दूसरे क्षेत्रों में जैसे ऑक्सीजन की कमी हो गई, बेड की कमी होगी, अस्पतालों की कमी हुई, तो क्या उस क्षेत्र में ध्यान दिया जाने वाला है। एजुकेशन में आप देखिए बच्चे 2 साल से घरों में हैं और एजुकेशन पर आउटले हमारा बहुत ज्यादा नहीं होता है, उस क्षेत्र में क्या होने जा रहा है और हमारा एजुकेशन रोजगार परक है क्या, किस तरह से हम उसको देख रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए नई शिक्षा नीति आई है लेकिन उसके हासिल क्या है, और सबसे बड़ी बात हमारे और आपके आंख के आगे हमने वो तस्वीरें देखी पिछले दिनों संदीप, जब आरआरबी एनटीपीसी के परीक्षार्थी जो हैं किस तरह से सामने आए और बेरोजगारी का जो चरम है वो सामने हमें दिखाई पड़ा। 4 करोड़ ये सीएमआई का डेटा है, कहता है कि वो अभी इस वक्त देश में है। तो क्या एमएसएमई को मजबूत किया जाएगा ताकि रोजगार जो है वो बढ़ाया जा सके। रोजगार एक बड़ी समस्या, बिल्कुल ठीक आपने कहा संजीव कुमार गौरव, रोजगार एक बड़ी समस्या है, उसे एड्रेस करने के लिए इस बजट में क्या कुछ खास बातें सामने आ सकती हैं। कल जो संसद को संबोधन किया, अपना आखिरी संबोधन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने, उसमें कहा गया कि सरकार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 60 लाख रोजगार और सृजित करेगी। तो रोजगार को लेकर जो चिंताएं जाहिर हो रही हैं और जो नाराजगी भी दिख रही है युवाओं में, उसे एड्रेस करने का कुछ रोड मैप, उसके बारे में कुछ जानकारी दी आपके सूत्रों ने। देखिए संदीप, बिल्कुल कल जो राष्ट्रपति ने कही थी और आज जब बजट के बारे में खुलकर बजट पेश होने से पहले तो बात नहीं करते हैं सरकार के लोग भी, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि बजट 2 चीज़ों पे ओरिएंटेड है, ग्रोथ ओरिएंटेड होगा। ग्रोथ ओरिएंटेड अगर होगा तो जाहिर सी बात है इसमें रोजगार के अवसर पैदा होंगे। पिछले बजट में जो तमाम वायदे किए गए थे, जो कि कोरोना काल की वजह से चूंकि हेल्थ सेक्टर पे ज़्यादा खर्च करना पड़ा, जिसकी ज़रूरत पड़ी, खर्च जानबूझकर या इच्छा से नहीं की गई, उसकी ज़रूरत पड़ी, डबल लगभग 4.5 लाख करोड़ के आसपास खर्च करना पड़ा, जबकि आंकड़ा पिछले साल का 2.73 लाख करोड़ का था। तो उसकी वजह से जो असर पड़ा, जो घोषणाएं की गई थी ग्रोथ के लिए, उसको इस बार उसमें और उसको और बढ़ाने और फिर से शुरू करने पर की घोषणा वित्त मंत्री कर सकती हैं। दूसरा, ग्रोथ में एग्रीकल्चर सेक्टर की भी बात होती है। ग्रोथ नॉर्मल ग्रोथ ओरिएंटेड होगा तो उससे रोजगार बढ़ेगा, ये सरकार कह रही है कि ऐसे मेजर्स की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। इसके अलावा 5 राज्यों में चुनाव की बात है तो 2 चीजें बताई जा रही है कि ग्रोथ ओरिएंटेड प्लस डबल इंजन की जहां सरकारें हैं उनके लिए कुछ ज्यादा घोषणाएं हो सकती है। तो 4 राज्यों में, 5 राज्यों में जहां चुनाव है उसमें से 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, यानी डबल इंजन की सरकार है। तो डबल इंजन में कितना तेल और डालते हैं ये देखने वाली बात होगी, इस पे नजर होगी। जैसा कि संजीव भी बता रहे थे, किसानों को लेकर, चूंकि पंजाब में नया गठबंधन बीजेपी ने किया है कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में जहां किसानों की संख्या अच्छी तादी है, उसमें 6 से लेकर 6,000 जो सालाना मिलता है किसान सम्मान निधि, उसको बढ़ाने की कोशिश 8,000 या 9,000 रुपये उसको किया जा सकता है। किसान फंड बनाने की बात की जा रही है। तो सरकार का ये चाहती है कि ग्रोथ सेक्टर में ग्रोथ हो, हर सेक्टर्स में ग्रोथ के लिए इस बार के बजट में मेजर्स लेंगे, इससे खुद ब खुद रोजगार बढ़ेगा, ऐसा उनका दावा है। लेकिन साथ ही जो आर्थिक सर्वे है संदीप, उसमें ये कहा जा रहा है कि 8.5% विकास दर हो सकता है। पहले ये 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करते थे, लेकिन अब 8.5% विकास दर, वो भी तब जब महामारी जैसा कोई व्यवधान उत्पन्न हो, यानी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, सरकार के पास पैसे आ रहे हैं। बिल्कुल, जो ये आंकड़ा है 8.5% का, ये बड़ा एक मॉडेस्ट आंकड़ा है। इसमें हमें बेस ईयर को भी फैक्टर इन करना पड़ता है। पिछले साल की ग्रोथ के हिसाब से
ये ग्रोथ आंकी जाती है, ईयर ऑन ईयर बेसिस ये आकलन होता है। लेकिन जब चुनाव की बात हो रही हो राजीव, माहौल क्या है आप तलाशते घूमते हैं, तो बजट को लेकर माहौल क्या है? और जो उन्नी साहब आज इंडियन एक्सप्रेस में उपयोगी बजट, तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी, विपक्ष और आम आदमी किस तरह से इंतजार कर रहा है इस बजट का? देखिए संदीप, जो बात आपने कही कि खराब अर्थव्यवस्था अच्छी राजनीति है, अच्छी अर्थव्यवस्था खराब राजनीति है, तो मैं इससे ये कहूँगा कि उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में चुनाव हो तो कोई भी अच्छी अर्थशास्त्र की बात करना कोई भी शासक नहीं चाहेगा। कहा जाता है ना कि अगर आपके पास पद और प्रतिष्ठा है तो पैसा तो वैसे ही चला आता है, और अगर आप पैसे के पीछे ज़्यादा भागते हैं तो आप पैसा ही कमाते हैं, फायदा दूसरे लोग आपके डिपेंडेंट्स उठाते हैं। तो ऐसी अर्थव्यवस्था की स्थिति मुझे नहीं लगता कि मोदी सरकार करने जा रही है, जिसमें वो अर्थव्यवस्था, हाँ ठीक है, संतुलन बनाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन सीधे सीधे उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत 5 राज्यों के चुनाव है, तो उन्नी साहब का जो कार्टून है बिल्कुल मुझे लगता है कि मुफीद बैठेगा, उपयोगी बजट ही आएगा। और जहां तक किसान सम्मान निधि की बात है, आपको याद है कि ये निधि देने की बात इलेक्शन से पहले की गई थी, और अभी मैं गांव में दूसरी जगहों पर जाता हूं तो इसका असर भी दिखाई देता है। लोग बार बार बात कहते हैं कि उन्हें किसान सम्मान निधि के तौर पर सीधे पैसा अकाउंट में आता है। तो आज का बजट मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश और 5 राज्यों के चुनाव के दृष्टिगत ही रखा जाएगा। बहुत कुछ हद तक आर्थिक सर्वेक्षण में जो एक अच्छी तस्वीर अर्थव्यवस्था की दिखाने की कोशिश की गई है, लेकिन इसके बावजूद देखिए किसानों को सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है वो डीजल के दाम से है। सबसे ज़्यादा जो उनको परेशानी है वो रसोई गैस के सिलेंडर के दाम से है। आम आदमी आज ये जानना चाहता है कि सिलेंडर सस्ता होगा कि नहीं, पेट्रोल डीजल सस्ता होगा कि नहीं। और हमारे आप जैसे लोग हमेशा से बजट का एक ही रोना, एक ही इंतज़ार कि इनकम टैक्स स्लैब कैसा होगा, इन्वेस्टमेंट में कितनी छूट मिलेगी। और अभी कहा जा रहा है कि हाउस लोन जो लेते हैं उसमें जो ये हमारी दुखती रग है जो लिमिट है उसको बढ़ा के 5 लाख, तो ये हम पेशा लोगों की अपनी दिक्कतें हैं। हाँ, जो हम टैक्स पेयर्स है ना, ये हमारी दुखती रग है। और ये हर साल, मतलब मुझे 24 साल हो गए ये काम करते हुए, और इक्का दुक्का वाकया छोड़ दो तो कोई राहत मिलती नहीं है। वो राहत मिलने की खबर भी आती है और हम गणित बताने लगते हैं, जी अरे 20,000 बच जाएंगे, 50,000 बच जाएंगे, 72,000 बच जाएंगे। बाद में शाम आते आते जब वो गणित दुरुस्त किया जाता है तो पता लगता है कि मिला कुछ नहीं, पल्ले हाथ कुछ नहीं आया। तो ऐसे में जब सरकार के पास अभी माली हालत थोड़ी सुधरी है पर संकट तो अभी बरकरार है, तो ये उम्मीदें बेमानी है क्या कि हमें भी कुछ मिल जाएगा, हमारा भी नंबर आएगा क्या? दिल है छोटा सा, ये छोटी सी आशा भी पूरी हो पाएगी क्या? छोटी सी देखिए, मिडिल क्लास हर मामले में, संदीप, हमारे आप जैसे लोग हर मामले में पिसते रहते हैं। चाहे आप सामाजिक जीवन में पुरातन पीढ़ियों को लेकर के चलने की बात हो, हम मॉडर्न भी बनना चाहते हैं, अपने रूट से भी जुड़ा रहना चाहते हैं। इसी तरह हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो भी इसी तरह की है। हम पैसे अगर कमाते भी हैं तो एक लिमिट के बाद वो सारा इनकम टैक्स में चला जाता है। कई बार संदीप, आप इस बात को अच्छी तरह समझेंगे, अभी तो बजट में टाइम है, कई बार मैं ये फॉर्च्यूनर और ये महंगी गाड़ियों से चलने वाले लोगों से मैं कई बार पूछते रहता हूँ, नेताओं से इधर उधर, कि आप इनकम टैक्स कितना देते हैं? कहते हैं दे देते हैं साल का 50-60 हज़ार। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया, ये 40 लाख रुपए की गाड़ियों से चलने वाले लोग जब गाड़ियां खरीदते हैं वो 50-60 हज़ार रुपए साल का टैक्स देते हैं। किस तरीके से टैक्स नेट बना हुआ है? जो नौकरी पेशा लोग हैं उनकी तनख्वाह आने से पहले ही इनकम टैक्स के खाते में कट के चला जाता है। ये सारी चीजें आजादी के बाद 75 सालों तक ये कैसे दुरुस्त होंगी? कैसे सही लोगों से ज्यादा टैक्स लिया जाएगा और हमारे आप जैसे मेहनतकश लोगों को जो टैक्स लिया जा रहा है उसमें रिबेट ज्यादा मिलेगा? कोई वित्त मंत्री ऐसा भी आना चाहिए। सिद्धार्थ सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सालों से बजट को ट्रैक करते रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री को ट्रैक करते रहे हैं।
कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। ये दिल के दर्द का इजहार है सिद्धार्थ, एक आम इनकम टैक्स पेयर, एक मिडिल क्लास का, जो बात राजीव रंजन अभी कह रहे थे। आप और मैं, हमारी तो कटकर आती है तनख्वाह, टैक्स पहले ही कट जाएगा। ये रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्सेस की बात बहुत होती है। हम टैक्स भी देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स का पुट ज्यादा हो गया है, हम 30% के ब्रैकेट में भी हैं। वो 30% नहीं, असल में हम 60% जो कमाते हैं वो टैक्स में दे देते हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं सिद्धार्थ, इसकी रैशनलाइजेशन भी कभी होगी। और जी थोड़ी राहत मिलेगी, राहत मिलेगी, वो राहत मिलती नहीं है कभी घूम फिर कर। संदीप, जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल माफिक है, क्योंकि अगर आप, जो राजीव रंजन ने कहा, आप देखें कि इस पूरे देश में केवल 6 करोड़ लोग ऐसे हैं जो टैक्स फाइल कर, और उसमें से भी केवल 3 करोड़ हैं जिनके पास टैक्सेबल इनकम है। हाँ, और जो हाई इनकम ब्रैकेट है वो जो संख्या है वो तो और बहुत ही छोटी सी जो है उसकी तादाद है। तो ऐसे में संदीप, जो मुझे लगता है सरकार के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस देश में केवल सैलरीड क्लास, मेरे ख्याल से जिसका टीडीएस हो रहा है, जो सैलरीड क्लास है, जिसके पास जो है एक बंधी बनाई इनकम है, वो तो बहुत ईमानदारी से टैक्स देता है। आप ये बताएं, इतने बड़े देश में केवल 100 आदमी इसमें से 7 ऐसे व्यक्ति हैं जो टैक्स नेट में आते हैं, जो टैक्स देते हैं। तो मुझे लगता है, और आपने जो एक दूसरी बात कही इनडायरेक्ट टैक्सेस की, जिसका जो सबसे ज्यादा असर पड़ता है वो गरीब पे पड़ता है, तो एक समान सबके ऊपर लगता है। गरीब जो है वो भी कोई भी वस्तु खरीद रहा है तो उस पर जो जीएसटी लग रही है वो भी उतनी ही दे रहा है जितना कि कोई बड़ा व्यक्ति दे रहा है। और संदीप, जो देखने वाली, गौर करने वाली बात है, मैंने इतने 15 साल हो गए मुझे तकरीबन लगातार बजटों को देखते, अभी तक सरकार ऐसा कोई उपाय नहीं कर पाई है जहां पे लोग जो है ट्रांसपेरेंसी आए इनकम टैक्स पे। जो नहीं, आम आदमी को छूट देने में गुरेज क्यों करती हैं सरकारें? पिछले साल कॉर्पोरेट टैक्स 30% से घटाकर 22% किया गया ना। कॉर्पोरेट को आप 8% छूट मिल जाती है, आम आदमी इंतजार करता रहता है। वो छूट भी मिलती है, बीच बीच में मिलती है, वो शाम तक पता लगता है कि मिला कुछ नहीं है। सुबह खुश होता है, उछलता घूमता है दोपहर में आम आदमी कि बच गए थोड़े पैसे, शाम को पता लगता है जी कुछ नहीं बचा। नहीं संदीप, देखिए, कॉर्पोरेट टैक्स घटाने के पीछे मंशा दूसरी है। हम चाहते हैं कि निजी क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा निवेश आए, क्योंकि आज लोग चाइना से हट रहे हैं, तो वो नए जो है ऐसे जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ पे टैक्स जो रिजीम है वो सिंप्लीफाइड हो, थोड़ा लो टैक्स इन रिजीम हो। तो इसलिए लोग शायद शिफ्ट हो रहे हैं ऐसे, इसलिए उसको हम आकर्षित करने के की वजह से हमने वो कदम उठाया था। तो लेकिन जो गौर करने वाली बात, और संदीप, अगर निजी क्षेत्र में निवेश होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, तो अपने आप देखेंगे कि वो उस तरह से खर्च करेंगे, सरकार की भी आय बढ़ेगी। नहीं, कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए ये तर्क बिल्कुल ठीक है, आपका लॉजिक और सरकार का लॉजिक भी। तो बाय द सेम लॉजिक, जब आपको कंजम्पशन, खर्च बढ़ाना होगा इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, तो जेब में पैसे होने चाहिए ना। मेरी जेब में ज्यादा पैसे होंगे, मैं ज्यादा खर्च करूंगा तो अर्थव्यवस्था का इंजन दौड़ने लगेगा। ये भी तो एक तर्क है ना। आम आदमी पर क्यों नहीं अप्लाई होता है? नहीं, आम आदमी, देखिए संदीप, सरकार के पास एक सीमित जो है संसाधन है, ये बात हम लोगों को जो है मान लेनी चाहिए। और इस समय आप संसाधन की बात जहां तक ना केवल सीमित है, सरकार तो आज कर्ज ले रही है ना संदीप। आपका वित्तीय घाटा आप देख रहे हैं ना कहाँ पे है। बजट का जीडीपी के अनुपात में आज हमारा वित्तीय घाटा तकरीबन 7% तक है। तो और जो हम लोगों को इंडिकेशन मिल रहे हैं कि ये बजट भी ऐसा होगा जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है फ्रंट लोडेड होगा, क्योंकि अभी भी जो खपत है और जो निजी क्षेत्र का निवेश है वो संदीप अभी भी आ नहीं रहा है, वो आगे बढ़ के नहीं आ रहा है। और ऐसे में जब सरकार आएगा कहाँ? सारा पैसा तो शेयर बाजार में लगा देते हैं। कंपनी खोलने में, फैक्ट्री खोलने में, केपेक्स करने में उद्योगपति पैसा लगाने को तैयार नहीं, पैसा शेयर बाजार में लग रहा है। डिमांड देखिए, तो यही वजह है ना कि सरकार को कहीं ना कहीं डिमांड स्टिमुलेट करना है, तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में पैसा डालना होगा, आपको रोजगार नए सृजित करने हैं, आपको खपत बढ़ानी है, आपको निवेश बढ़ाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है और ये सब ऐसे समय पर हो रहा है संदीप, जब एक और चीज हमको जो याद रखनी है, जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं,
कि आपको कहीं ना कहीं जो क्रूड ऑयल के दाम हैं वो आज $90 प्रति बैरल के आसपास हैं। और आजकल आप देख रहे होंगे, जो आप उपयोगी बजट की बात कर रहे हैं, तो पिछले 10-15 मतलब कम से कम 2 हफ्ते नहीं, मुझे लगता है 1 महीने से मैंने तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा भी नहीं वो देखा अब बाजार के हवाले नहीं है। अब पेट्रोल डीजल के दाम बाजार के हवाले नहीं है और ना रहेंगे 10 मार्च तक, जबकि $90 पहुंच गया है। आर्थिक सर्वेक्षण में भी हम 8 से 8.5% की विकास दर का अनुमान इस प्रेमिस पे लगा रहे हैं कि कच्चे तेल के दाम $70 से $75 ही रहेंगे। संदीप, ये 8 और 8.5% भी जो है ना बहुत बेमानी है, क्योंकि आप एक्चुअली देखें तो अभी हम बामुश्किल 2020 की जो हमारी जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद जिसको हम कहते हैं, जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को जो हम एक्यूमुलेटेड जो पूरा उसका जो पुट होता है, वो अभी तकरीबन 2020 के लेवल पे ही हम पहुंचे हैं। तो ये 8, 8.5 ये जो है ना एक बहुत जैसा, हाँ, ये आंकड़े मात्र हैं, इन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। राजेश काफी देर से मुस्कुरा रहे हैं, तो बजट कैसा होने वाला है? गुड पॉलिटिक्स होगी, गुड इकोनॉमिक्स होगी? सर बैलेंस होगा, पॉलिटिक्स भी होगी, गुड इकोनॉमिक्स उपयोगी भी होगा बजट, उपयोगी भी होगा, क्योंकि सब्सिडी डेफिनेटली सिचुएशन ऐसी है कि सब्सिडी दी जाती है और सब्सिडी दी भी जाएगी। पर यह जरूर है, जैसा सब लोगों ने कहा, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे जो हम लोगों ने फोकस बढ़ाया, जिससे देश भर में रोड अच्छी हुई, जिसमें इलेक्ट्रिक लाइन पहुंची, जिसमें रेलवे अच्छे हुए, घर बने, ये सारी चीजें जो हमने बहुत ज्यादा बढ़ाया। पिछली बार 4.25 लाख करोड़ से 5.5 34% बढ़ाया था। उस पे फोकस जरूर रहेगा, उससे रोजगार भी होगा और उससे रोजगार ही तो सबसे बड़ी दिक्कत है आज की तारीख में, मानेंगे आप? दिक्कत है, एकदम मानूंगा। उस कारण से ये बहुत जरूरी है, इस पे और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये दो को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि रोजगार को ज्यादा पैदा करने की जरूरत है, उसके बगैर प्रॉब्लम रहेगी। सोशल एक्सपेंडिचर भी हम लोगों ने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। शुरू से अगर हम देखें, जब से आजाद भारत में 6% के आसपास रहता था, उसको पिछली बार 8.6% तक हमने पहुंचा दिया, क्योंकि हम कभी पानी दे रहे हैं, कहीं हम वैक्सीन दे रहे हैं फ्री, कहीं हम गैस दे रहे हैं, हम कुछ ना कुछ ऐसा देते जा रहे हैं, कभी राशन दे रहे हैं। तो सोशल एक्सपेंडिचर भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इन्फ्लेशन कंट्रोल में आता जा रहा है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की जरूरत है। वर्ल्ड में बहुत अलग अलग कंट्रीज की हम हालत सुन रहे हैं, पोस्ट कोरोना उनके इन्फ्लेशन की हालत बहुत खराब है, खाद्य पदार्थ बहुत महंगे होते जा रहे हैं। पर हमारे यहाँ एक राहत की सांस वाली बात हो सकती है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 11% के ऊपर ग्रो कर रहा है, वो और थोड़ा अच्छा ग्रो करेगा, तो कहीं ना कहीं रोजगार के लिए जो कि आज के दिन की जरूरत है। कुछ इंडिकेटर राष्ट्रपति ने भी इंडिकेटर मैं जरूर बताना संबोधन में कहा कि 60 लाख रोजगार सृजित किए जाएंगे। अब मैन्युफैक्चरिंग पर यकायक ये जो जोर आ रहा है, 2014-15 में आपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जो मेड इन इंडिया का नारा बुलंद किया गया था, तब कहा था ना 25% आप सकल घरेलू उत्पाद का पुट उनका हो जाएगा। आप कह रहे थे 100 मिलियन जॉब्स, यही था, 10 करोड़ रोजगार सृजित होंगे, वो कहां गया? देखिए, सिचुएशंस में कोरोना भी आया, सारी चीजें, ऐसी महामारी ना कभी पास्ट में आई ना कभी फ्यूचर में आ सकती, ऐसी सारे सिचुएशन चैलेंजेस बहुत आए इस गवर्नमेंट के पास। पर इन गवर्नमेंट के चैलेंजेस के बाद भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा आज भी हाईएस्ट, अगर हम वर्ल्ड का लेवल दे तो 4थे नंबर पे हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। अगर हम स्टार्टअप्स को देखें तो हम स्टार्टअप तो हमारे काफी अच्छे नंबर पे हमने रजिस्टर कर लिया है, 14,000 स्टार्टअप रजिस्टर हो गए। हाँ, डेफिनेटली हम यूनिकॉर्न स्टेटस चाहते थे कि 100 तक आ जाए, पर ये कोरोना काल में नहीं हो पाया, 44 हुए हैं। पर डेफिनेटली मैं आपको कह रहा हूं कि हर सेक्टर पे हमारी बढ़ोतरी है। नहीं, बढ़ोतरी तो हुई है। 102 देश में बिलियनर्स हुआ करते थे, खरबपति, अब वो 142 हो गए हैं। 98 लोगों के पास जितनी संपत्ति है उतनी देश के 55.5 करोड़ लोगों के पास है। ये भी एक हकीकत है ना? एकदम है, हकीकत है, ये चीज को मैं नहीं मना कर रहा हूं। पूंजीपतियों के पास में, कुछ के पास पूंजी, तो ये जो के शेप रिकवरी है, इसमें सबका साथ सबके विकास की बात है ना। विकास एक पुट का हो रहा है, इस पर भी बजट का गौर या उनकी तवज्जो होनी चाहिए और होगी भी। इसके ऊपर में आपको डेफिनेटली नजर आएगा। पिछले बार हम लोगों ने इसके लिए एक एक्स्ट्रा सरचार्ज, जो ज्यादा लोग कमाते हैं उसके ऊपर एक्स्ट्रा सरचार्ज टैक्स का लगाया था,
जो कहीं ना कहीं एक सैलरी क्लास और मिडिल क्लास को हर समय एक बोझ है। इस गवर्नमेंट के आने के बाद कभी भी टैक्स बढ़ाया नहीं गया है। हाँ, कॉर्पोरेट का टैक्स आप जो 22% इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा देते हैं ना सर। देखिए, इनडायरेक्ट टैक्स को बढ़ाया नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स अच्छा बढ़ाया नहीं, वो ऐसे ही हो गया। पेट्रोल 120 रुपए ऐसे ही हो गया था, सेम लेवल पे है। 110 रुपए डीजल ऐसे ही हो गया सर। वो इनडायरेक्ट टैक्स के बढ़ोतरी के चलते नहीं, हमने तो एक्साइज कम किया और 10 रुपए कम किया, आपको पता ही होगा। वो स्टेट और आजकल बाजार के हवाले नहीं है पेट्रोल डीजल सर। $90 पर बैरल पर आ गए। अब कीमत नहीं बढ़ रही, अब आग नहीं लग रही। सर देखिए, बाजार के हवाले रहेगा तो सब्सिडी का बोझ थोड़ा कम रहेगा। जैसे आपने कहा, अच्छी इकोनॉमी वाली बात है, तो हम कहीं ना कहीं कैपिटल में खर्च कर पाएंगे, हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ा पाएंगे, हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाएंगे। जो आपने लाभार्थी जाति बनाई हुई है, और ये एक मजबूती है मोदी सरकार की। लाभार्थी जाति जब मैं कहता हूं कि भाई उज्ज्वला स्कीम, चलिए अब सिलेंडर में वो सब्सिडी तो हटा दी, या शौचालय बनाना है, या आवास बनाना है, या 5 किलो अनाज देना है जो 31 मार्च तक है, 35 किलो दे रही है योगी सरकार तो पूरे परिवार को, और दाल चीनी नमक तेल वो भी साथ में। तो जन कल्याणकारी जो ये नीतियां हैं, इनका दबाव बजट पर दिखाई देगा, क्योंकि ये अगर जारी नहीं रखी तो लाभार्थी जाति में टूट हो जाएगी। गलत कह रहा हूं सर? जैसा आपने कहा कि कुछ लोगों के पास में बहुत ज्यादा पैसे बढ़ जाते हैं, तो आपको ये करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये सरकार तो ये जारी रखना पड़ेगा। और अंत्योदय इस सरकार का शुरू से एक ध्येय रहा है कि अंतिम श्रेणी में खड़ा हुआ आदमी परेशान ना हो, अंतिम श्रेणी में खड़ा हुआ आदमी की हर तरीके की जरूरतें पूरी हो, चाहे उसको टॉयलेट चाहिए, घर चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, उसको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, वो खुद मुख्तार ना बने, खुद कमा कर ये काम ना कर पाए। 5 किलो अनाज दे दो। 80 करोड़ लोग 130 करोड़ में अगर 5 किलो अनाज के लिए मोहताज हैं, तो हम विश्व गुरु कैसे बनेंगे? नहीं है, मैंने कहा कि उनको अच्छा स्वास्थ्य भी। देखिए, हमारे यहाँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं, 5 किलो अनाज दिया जा रहा है ना। वो एक है सर। आप अच्छी शिक्षा भी तो दे रहे हो, आज आप IIT IIM बढ़ा रहे हो, एम्स बढ़ा रहे हो, सारी चीजें बढ़ा रहे हो। कहीं ना कहीं एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो 70 साल में नहीं डेवलप हुआ, उसके लिए हमारे को तो आज के दिन करना पड़ेगा। आप लोग को पता है कि भी कांग्रेस के हमारे दोस्त यहाँ बैठे हुए, इनको पता है किस तरीके से इनके टाइम पे फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी थी, आज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। चाहे रिस्पॉन्ड कीजिए। तंज कसते हैं पी चिदम्बरम, रणदीप सुरजेवाला, पीठ थपथपा रही है सरकार। अरे भाई, एक मॉडेस्ट टारगेट दिया है 8 से 8.5% ग्रोथ रेट का। पिछली दफा 11% था, वो 9.2% हुई। टैक्स रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं। तो अच्छी खबर पर ताली बजानी चाहिए, या सरकार का विरोध करने के लिए विरोध करना? नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आलोचना की है, सिर्फ आलोचना करने से बचते हैं। मुझे याद है इसी ही डिबेट इस पैंडेमिक के पहले का जो समय था उस पर बैठा करते थे और ये बताते थे कि लगातार पिछले 8 क्वार्टर से हमारी ग्रोथ रेट नीचे जा रही है। आरबीआई ने डेटा जारी किया था कि 58 साल की सबसे निचले स्तर पर क्रेडिट ग्रोथ हो गई है। एनएसएसओ ने रिपोर्ट दी थी कि जो कंजम्पशन है, रूरल कंजम्पशन खास करके, वो 580 रुपए पर मंथ पर आ गया है, जो इतिहास का सबसे कम है। 1971 के बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि ये गिरा था। तो ये इस महामारी के पहले से इंडिकेशंस थे। इस महामारी में हमने क्या सुझाव दिया था? आज जो सबसे बड़ी तकलीफ है वो डिमांड की है। डिमांड है नहीं। हमने तब भी कहा था कि सिर्फ सप्लाई साइड को एड्रेस मत कीजिए। 20 लाख करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर पैकेज, मुझे परिणाम तो बताइए क्या हुआ उसका। मैं बताता हूं क्या हुआ। अभी किसी ने उस पर चर्चा नहीं की। इको रैप करके एक रिपोर्ट दी है आरबीआई ने, जो एसबीआई स्टडी ने सबमिट की। उसने कहा कि आप लाख कहते रहे कि हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर को के लिए काम कर रहे हैं, छोटे और मझोले उद्योग को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो बता रहे हैं कि जीडीपी में उनका कंट्रीब्यूशन 54% से घटकर 15% पर आ गया। तो बताइए उस आत्मनिर्भर पैकेज का क्या हुआ? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशो की रिपोर्ट हाल ही की उठाकर देख लीजिए। वो कह रहे हैं कि वो 40.15% पर आ गया, अर्थात 60% लोगों ने काम की उम्मीद ही इस इकोनॉमी में। नहीं, ये आंकड़े तो हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। देखिए, मुद्दे पर रहते हैं। अब ये बताइए, आपकी उम्मीद क्या है? 3 बड़ी चीजें जो इस बजट में होनी चाहिए। देखिए संदीप जी, हमारी तो पहली उम्मीद ये है कि सबसे पहले आमदनी कम और महंगाई से निकल रहा है दम।
सरकार ये करे कि डिमांड को कैसे बूस्ट करे, उसके लिए हम पहले से कह रहे हैं कि आप कुछ कैश ट्रांसफर कीजिए। आपने जैसे भी टैक्स कट की बात की कि आप टैक्स में रियायत देकर मिडिल क्लास को, जैसे अभी हमारे साथी मित्र ने बताया कि 3 करोड़ लोग उस दायरे में जो डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं, आप उनको राहत दीजिए, लेकिन साथ साथ कैश ट्रांसफर कीजिए। जो अंतिम पंक्ति में खड़े हुए 20% लोग हैं, सिर्फ अनाज दे देने से आप क्या समझते हैं इकोनॉमी को रिवाइव कर पाएंगे? मुझे याद है टाटा साहब ने कहा था जब मोदी जी पहला बजट लेके आए थे कि मेयर प्रोमिसेस अलोन वोंट वर्क वंडर्स, सिर्फ घोषणा से काम नहीं होगा। देखिए, मैं अभी देख रहा था, इन्होंने घोषणा की थी 2019 में, बहुत बड़ी सुर्खियां बनी थी, 34,000 करोड़ रुपए के सोलर पंप। अब सारे किसानों को की आमदनी जो इनपुट कॉस्ट है कम करने के लिए सोलर पंप देंगे। 34,000 करोड़ रुपए में अभी मुझे बताया कि सिर्फ 360 करोड़ रुपए खर्च किए। 1 लाख करोड़ रुपए का एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, सिर्फ 2,000 करोड़ रुपए उसमें इन्होंने अभी तक खर्च किए हैं। तो ये जो सिर्फ हेडलाइन बनाने के लिए आप मत काम कीजिए। आप अगर सच में रिवाइव करना चाहते हैं तो जो 20% अंतिम पंक्ति के लोग हैं उनको कैश ट्रांसफर कीजिए, टैक्स में रियायत दीजिए। पहले ही आपने जो अभी संदीप चौधरी जी कह रहे थे $20 तक पर बैरल गया है क्रूड ऑयल के प्राइसेस। आपने कहा था कि इंटरनेशनल मार्केट में कम होंगे, सीधे लोगों को ट्रांसफर करेंगे, वो आपने किए नहीं। ₹9.48 और ₹3.56 थी एक्साइज ड्यूटी, उससे ₹32.90 और 31.80 कर दिए। वो तो भगवान ने, जनता ने भला किया, थोड़े से उपचुनाव हार गए तो ₹27.90 और ₹31.80 आप लेकर आए। बहुत अधिक इसके दाम है, इसका सीधा फर्क पड़ता है। ठीक है, आपने 3 बातें कही। यहाँ पर देखिए, सिर्फ वादे करने से काम नहीं चलेगा। जो लाजो पॉइंट है, और जो ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एक फंड बनाया था कि जी 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया, उसमें खर्च तो हुए हैं 2071 करोड़ रुपए। देखिए, वो सारे एरियाज के खर्च को आज भी 2% है, सिर्फ सारे एरियाज के खर्च को ही नहीं बोल रहे हैं। अगर हमने बीमा में खर्च किया है, अगर हम लोगों ने लोन देने में खर्च किया, जो फंड क्रिएट किया था उसमें अप्रूवल हुआ 6,000 करोड़ का, डिसबर्सल हुआ 2,000 करोड़ का। एक फंड की बात नहीं कर रहा। आज आप सबसे बड़ी चीज देखिए, स्टोरेज के ऊपर में हम लोगों ने खर्च किया है, लाइव स्टॉक के इंश्योरेंस के ऊपर में हमने खर्च किया है, फिशरी को डेवलपमेंट करने में 27 रुपए आमदनी है किसान की। हमने ऑर्गेनिक 27 रुपए है ना, 18-19 तक का आंकड़ा है सरकार का ही। 27 रुपए प्रतिदिन किसान की आय। जी सर, देखिए, मैं आज आपको एक चीज बताऊं कि कहीं पे भी किसान हमारे लिए प्राथमिकता रखता था, प्राथमिकता लिया है। और आज किसान को सारे टाइप की डेवलपमेंट, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि हम लोगों ने सिर्फ अनाज दिया, अनाज नहीं दिया, हमने स्वास्थ्य दिया, हमने हॉस्पिटल दिया, हमने स्कूल दिए, हमने पानी दिया, हमने गैस सिलेंडर दिया, हमने इलेक्ट्रिसिटी, जिन घर में नहीं पहुंची थी वहां हमने इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई। हमने कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम ओवरऑल डेवलपमेंट के पार्ट पे नहीं किए। सेकंड, अभी मेरे भाई साहब ने एक चीज बोली कि भाई ये इन्फ्लेशन और उसका आंकड़ा दे रहे थे, इनके टाइम पे 4% की ग्रोथ थी, 10% इन्फ्लेशन था। आज हम लोगों ने ग्रोथ को 8-9%, हम अकेले नहीं कह रहे, IMF बोल रहा, वर्ल्ड बैंक बोल रहा, तो बात माननी पड़ेगी। दूसरी, अभी इन्होंने कहा कि हम डायरेक्ट बेनिफिट नहीं दिए, हमने 10 रुपए कम करे हैं। क्या इनके कांग्रेस की सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट्स ने क्या टैक्स कम किया है? हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी टैक्स कम किया है, पर इनके इन्होंने 1 पैसे कम नहीं किया, प्लस इनके यहाँ 15% पहुंचता था। हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में डायरेक्ट पैसे उनको रिस्पॉन्ड करने दीजिए। हाँ, देखिए, समझ की थोड़ी सी कमी है। स्टेट गवर्नमेंट आप लगाते हैं रुपए में एक्साइज ड्यूटी, वो वहां होता है परसेंटेज में। जब केंद्र सरकार रिड्यूस, मुझे एक बताइए कौन से स्टेट ने बढ़ाई थी? कांग्रेस भाजपा शासित छोड़ दीजिए, किसी एक स्टेट का उदाहरण दीजिए जिसने वेटेज उनका बढ़ाया हो, बताइए किसी ने बढ़ाया? नहीं, ये केंद्र सरकार ने बढ़ाया तो ऑटोमेटिकली उनका बढ़ा। आपने घटाया है तो सारे स्टेट्स का टैक्स घट गया अपने आप। बड़ी दूसरी बड़ी बात मैं बताता हूँ। देखिए, इन्होंने एक्साइज घटाई तो आपने वैट क्यों नहीं घटाया? और घटाने में बहुत जगह बहुत समय क्यों लगा दिया? सवाल यहाँ है, इसमें कंफ्यूजन मत कीजिए। वैट तो घटा सकते हैं ना आप, बीजेपी ने वैट घटाया। आप अगर देखिए, यही वही मैं कह रहा हूँ, आप रेवेन्यू कलेक्शन को उठाकर देखिए। जब मोदी सरकार ने पैसे कम किए थे तो राजस्थान सरकार ने अपना स्टेटमेंट जारी किया था कि 2,800 करोड़ रुपया
अपने आप कम हो गए हमारे उस अरे वो रेवेन्यू तो ad कलेक्शन valorem में। टैक्स होता है सर वो वो हर जानते स्टेट हैं। में, हमारी स्टेट कैसे कर रही है? भाजपा शासित स्टेट ने कैसे वेट कम किया? आप हम लोगों की सोचते हैं, आप नहीं सोचते। एक मिनट उनको बोलने दीजिए। हाँ, नहीं आप सुनिए, आप सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का पैसा स्टेट्स को नहीं दे, आप जीएसटी के उनके हक का पैसा स्टेट्स को, हमने तो डेटा दिए थे स्टेट वाइज, फिर वो सर्वाइव कैसे करेंगे? चलिए, ये मुझे तो बताइए आप एंडलेस डिबेट है। एक अब सेकंड, दूसरी- अब एक सेकंड अब है जीएसटी भी बहुत देर से बैठे हुए हैं। जीएसटी नाम ही आपका ऐसा है, जीएसटी पर भी तो चर्चा होनी चाहिए। ये गुड एंड सिंपल टैक्स बनना था, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नाम पर। ये अभी भी गड़बड़ सड़बड़ टैक्स है। इसकी सिंप्लीफिकेशन क्या इस बजट में एड्रेस की जानी चाहिए कि नहीं? नमस्कार संदीप जी, आपको, दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को। देखिए, इंडिया सफर्स अ प्राइम मिनिस्टर हु डज नॉट केयर एंड अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स। प्रधानमंत्री अर्थव्यवस्था का अर्थ कितना समझते हैं, इसका कोई अभी सबूत नहीं मिला है। इसीलिए डिमोनेटाइजेशन जैसी नीतियां आई। जीएसटी को ये लोग सुधारेंगे, इसका कोई पैमाना नहीं है और इनकी ऐसा कोई एक्सप्रेशन नहीं है जहां पर जीएसटी को में हर किसी के लिए सुलभ बनाने का कोई प्रयास किया जा रहा हो, जिसके बारे में इन्होंने अपना टारगेट रखा हो। देश के सामने चैलेंज क्या है? देश के सामने चैलेंज ये है कि लगभग 30 करोड़, इस इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ है कि 20 में से एक बच्चा आज स्कूल से बाहर है। यह हमारे आपके समय में शायद पहली बार हो रहा है। 2 साल से स्कूल बंद है, लगभग 30 करोड़ बच्चे स्कूल जाते हैं। हमारा 40 करोड़ का वर्किंग पॉपुलेशन है, जो डिमोनेटाइजेशन के बाद जो जिसे तहस नहस किया गया, आज भी उस बेरोजगारी की मार से देश निकला नहीं है। अगर आप केवल उत्तर प्रदेश बिहार की बात करें, 2 राज्य जो जिसमें बहुत बड़ी जनसंख्या है, देश के लगभग 25% लोग इन राज्यों में रहते हैं। 16-17% उत्तर प्रदेश में, 8-9% बिहार में। आप उदाहरण देखिए, जो आरआरबी का एग्जाम हुआ, 1.5 करोड़ लोगों ने वो एग्जाम लिखा, उसमें से 22 लाख उत्तर प्रदेश के थे, 15 लाख बिहार के थे। तो बेरोजगारी एक महामारी की तरफ फैली हुई है, गरीबी लगातार बढ़ रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस सरकार ने किसी भी मंच पर माना है ये जो गरीबी लगातार बढ़ रही है, इनकी जिम्मेदारी? ये जो आप कंसर्न्स, एक मिनट घनश्याम, बीच में रोक रहा हूं। ये जो कंसर्न्स आप रेज कर रहे हैं, और खास आपने उत्तर प्रदेश का भी जिक्र किया, इनको सरकार एड्रेस कर दे तो शाम तक आप कहने लगेंगे अरे ये सारा बजट का ध्यान तो आपने यूपी पर लगा दिया, विधानसभा चुनाव जीतने के लिए रेवड़ियां बांट दी जी निर्मला सीतारमण ने। ये तो नहीं कहेंगे शाम को। संदीप, ये सरकार ऐसी है, शाम को भी 7 बजे आप मेरे साथ बैठने वाले हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का। ये सरकार ऐसी है, या तो बहुत शानदार ट्रेलर रिलीज करती है, पिक्चर फ्लॉप होती है, या ट्रेलर रिलीज करती है, पिक्चर आती ही नहीं है। चाहे वो अच्छे दिन का ट्रेलर हो या 2 करोड़ रोजगार का ट्रेलर हो। हम यहाँ पर बहस कर रहे थे कि स्टेट को कितना वैट लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए उस पेट्रोल डीजल के ऊपर। अरे साहब, जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि 30 रुपए का ये 2 करोड़ रोजगार आएंगे या 15 लाख रुपए काला धन आएगा, या इनके सो कॉल्ड बाबा इकोनॉमिस्ट कह रहे थे सभी लोग कि 30 रुपए का पेट्रोल डीजल हो जाएगा, 300 रुपए का सिलेंडर हो जाएगा, ये बातें कहाँ थी? जैसा मैंने कहा कि इनको पता है कि अच्छा ट्रेलर रिलीज कर दो, पिक्चर आए ना आए, उस दिन और उस साल का काम पिक्चर आ जाएगी तो शाम को दिक्कत तो नहीं होगी कि ये तो उपयोगी बजट ले आए। ये तो यूपी YOGI वाला उपयोगी कह रहा हूं मैं। नहीं, उपयोगी ये होता है कि 7 साल में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की अपनी आय 7 गुना बढ़ गई है, 1-2 गुना नहीं। जब प्राइस सर्वे कह रहा है कि बॉटम 20% की आय 52% गिरी है, अगले जो 20% है उनकी आय 30% गिरी है, उसके बाद जो 20% है उनकी आय 8 से 9%। नहीं, सिर्फ बीजेपी की नहीं, घनश्याम तिवारी, थोड़ी कड़वी बात कह दूं, और अब तो वो हलफनामे रोज छप रहे हैं अखबारों में। किसी भी उम्मीदवार की आमदनी घटती दिखी है? 2017 में जो आमदनी, जो हलफनामा दिया, सबकी बढ़ी हुई है आय। ये तो आम आदमी की आय घट रही है, सब पे सवाल उठाइए। नेताओं की नहीं घटती। देश में प्रधानमंत्री तो एक ही है ना। अच्छा, वादा तो प्रधानमंत्री ने किया था ना, अच्छे दिन आएंगे, ये बताने के लिए कि उनके पास एक जादुई छड़ी है जो रोजगार भी ठीक कर देगा, काला धन भी ले आएगा, गरीबी भी मिटा देगा, स्कूल भी बेहतर हो जाएंगे। ये तो वादा इन लोगों ने किया था। चलिए ठीक है सिद्धार्थ, एक मिनट में ठोक दिया है इन लोगों ने और अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया है।
नहीं, वो तो देखिए वो डिबेट चलती रहेगी। अब अभी हमारा फोकस है सिद्धार्थ की बजट से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। जैसा अभय दुबे ने कहा कि डिमांड को रिवाइव करने की जरूरत है, टैक्स में कुछ छूट देने की जरूरत है, बेरोजगारी को एड्रेस करना होगा जो घनश्याम तिवारी कह रहे हैं। पर यहां पर सिर्फ डिमांड की बात नहीं है, सप्लाई साइड भी तो दिक्कत हो रही है। इनपुट कॉस्ट इतनी बढ़ गई है, गाड़ी बुक कराओ आज और कंपनी कहती है कि अगले साल 1.5 साल बाद जून में ले लेना जी गाड़ी। सेमीकंडक्टर्स की मैं एक उदाहरण के तौर पर सिर्फ एक बात उठा रहा हूं, इनपुट कॉस्ट भी तो बढ़ गई। नहीं संदीप, आपने जो बात कही देखिए उसी में एक साथ छुपा हुआ है। जैसे आपने बोला कि जीएसटी का जो कलेक्शंस इंप्रूव किए हैं, वो क्यों इंप्रूव किए संदीप? जीएसटी आप लगाते हैं उत्पाद की कीमत पे, तो उसमें भी तो इन्फ्लेशन दिखाई दे रहा है ना संदीप, जिसकी कोई बात नहीं कर रहा है। तो और जो बात आप कह रहे हैं कि जो इनपुट कॉस्ट बढ़ी है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं जैसे सरकार ने ऑलरेडी एक प्रोडक्टिविटी लिंक स्कीम्स, इंसेंटिव स्कीम्स अनाउंस की है, मुझे लगता है इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम क्षेत्र में, टेक्सटाइल्स के लिए, तो हो सकता है उसमें कुछ और फार्मा जैसे क्षेत्रों के लिए कुछ नई सहूलियत जो है के अनाउंसमेंट हो, ताकि मैन्युफैक्चरिंग को एक जो है प्रोत्साहन मिले। लेकिन मुझे लगता है इमीडिएट जो सरकार की चुनौती है कि कैसे, जो आप बार बार लोग कह रहे हैं ना कि ग्रोथ ओरिएंटेड बजट होगा, अरे भाई ग्रोथ ओरिएंटेड तो कोई भी बजट होता है, लेकिन ग्रोथ कैसे जल्दी, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में आप जल्दी निवेश करें, और एक निजी निवेश की जरूरत है जो पिछले 3-4 साल से नदारद है। जब से डीमोनेटाइजेशन हुआ है उसके बाद अंडर कैपेसिटी है, तो कोई भी कैपेसिटी, फ्रेश कैपेसिटी एडिशन हो नहीं रहा है। जब तक वो होगा नहीं, रोजगार सृजित होंगे नहीं, आपके रेवेन्यू सुधरेंगे नहीं, तब तो आप जो है ये जो कर्ज लेके तो 3 चीजें हैं, आप क्या चाहेंगे? 3 बड़ी घोषणाएं क्या सुनना चाहेंगे इस बजट में सिद्धार्थ? संदीप, मेरे हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर, निजी निवेश को कैसे आप बढ़ावा देंगे एक्चुअल ग्राउंड पे, बोलने से नहीं। और तीसरा मुझे लगता है जो टैक्स की जो आप बात बार बार कह रहे हैं, मुझे लगता है एक नीचे का जो तबका है उसको कुछ राहत मिलेगी विदाउट जो एग्जेम्पशन फ्री रेजीम है, उसमें जो है मुझे लगता है कुछ टिंकरिंग सरकार करेगी, चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें आए। मतलब 6 करोड़ देते हैं, रिटर्न भरते हैं 3 करोड़ असल में रिटर्न भरते हैं, मतलब वो कुछ पैसा दे रहे हैं सरकार को, बाकी तो जबानी जमा खर्ची हो रहा है कि कागज भर गए, 3 करोड़ लोगों ने कह दिया, टैक्स कुछ नहीं दिया। मेरे सहयोगी प्रशांत देव भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, क्या खबर आ रही है? 3 बड़ी बातें या 5 हों या 2 हों जो इस बजट में सुनने को मिल सकती हैं अब से 15 मिनट बाद। देखिए संदीप, बजट में क्या सुनने को मिलेगा ये आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा। आप भी जानते हैं कि बहुत सीक्रेट रहता है, और बजट में जो अंदाज़ा लग रहा है, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जो ग्रोथ की बात कही जा रही है और रोजगार की बात कही, रोजगार बढ़ाने की बात कही जा रही है शायद उसको, लेकिन रोजगार बढ़ाने का मतलब ये नहीं हुआ कि डायरेक्ट नौकरियां दी जाएंगी। ये सरकार पहले भी देखी तो रोजगार इनडायरेक्ट तौर पे मतलब कारोबार देती है, इससे रोजगार लोगों को मिल गया तो उसको वो रोजगार में गिनती है। डायरेक्ट नौकरी देने वाली बात तो पिछले किसी भी बजट में या किसी सरकार में इस तरह की बात नज़र नहीं आती। लेकिन ज़मीन पर देखिए तो लोगों की बात जो है वो इस 2-3 मुद्दे जो है एकदम से सबके ज़ुबान पे है। महंगाई जो बहुत बड़ा मुद्दा, क्या बहुत बड़ी परेशानी है तमाम आम आदमी की, और रोजगार ये 2 मुद्दे ऐसे हैं जिसको लगता है कि ये हमेशा से बने होते हैं, इस बार भी और हर बार भी बजट में लोग यही टकटकी लगा के जानने की कोशिश करें, देखने की, सुनने की कोशिश चाहेंगे कि उनको किस तरीके से रोजगार करने तो महंगाई और बेरोजगारी ये 2 बिंदु हो सकते हैं जिस पर सरकार का फोकस हो सकता है। आप सभी का फिलहाल के लिए शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक में जाते जाते आपको बता दूं, शेयर बाजार कोई पैमाना नहीं, पर शेयर बाजार बम है। 217 अंक का उछाल दिखा रहा है निफ्टी, तो लगभग मोटा मोटा 800-850 पॉइंट सेंसेक्स भी बढ़ा हुआ है। अभी यह बाजार भी गोते खाएगा, अभी रोलर कोस्टर होगा जैसे जैसे। उम्मीदें बहुत हैं, अब उम्मीदों पर कितना खरा उतरेंगी निर्मला सीतारमण, यही यक्ष प्रश्न है। और इसमें पॉलिटिक्स का पुट कितना होगा, इकोनॉमिक्स का कितना,
यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि 5 राज्यों में और उनमें से देश के सबसे राजनीतिक लिहाज से अहम राज्य उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं। तो एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।